नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढनावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। सुबह सुबह हमारे साथ में अष्टांग हृदय के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा सूत्र चल रहा था मैडम मोनिका मैडम, विनीता मैडम? मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने कोर्स बना दिया है जी। देखिए तो विनीता मैडम जी, कौन आपके पास है वो सूत्र का पेज है तो शेयर कर दीजिए आप। प्रणाम सर, कर रही सर। ये सर 39 वाला श्लोक था। 39 जी, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूँ 39, फिर उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर 39 में बताया, भिन्नादोषानुगम आद्योज्यम च भेषजम। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि मिट्टी के कषाय, ऊषर, मधुर आदि रस भेदों के कारण जो वात आदि दोषों का प्रयोग होता है, तदनुसार औषधियों का प्रयोग करें। यहाँ पर यह बताया गया है कि मृतिका भक्षण में से द्वेष कराने के लिए आचार्य चरक, वृद्ध भागवत और वाग्भट का समस्त दृष्टिकोण है, जो चरक चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय के 123वें सूत्र में, अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान 18वें अध्याय के 20 से 21वें सूत्र में, और इसके आगे मृद भेद भिन्न दोष का वर्णन चरक ने इस प्रकार किया है। मृतिका दनशीलस्य कुप्यंत्यंतो मलः कषाय मारुतम पित्तम उशरा मधुरा कफम। ये चरक चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय के 27वें सूत्र में आया है। यानी कषाय रस वाली मिट्टी वात दोष को, उशर रस वाली मिट्टी पित्त दोष को, और मधुर रस वाली जो मिट्टी है वो कफ दोष को प्रकुपित करती है। और इसी विषय को जो वृद्ध हमारे श्री वाग्भट जी हैं, उन्होंने भी सूत्र रूप में बताया है। यानी कि ये मिट्टी के अलग अलग जो उसके रस के अनुसार जो है वो दोषों के प्रकोप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी मिट्टी से, मिट्टी जो भक्षण, मृतिका भक्षण जो पांडु है, उसकी चिकित्सा के लिए इस प्रकार से हमने मिट्टी का जो है औषधियों का इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी के अलग अलग गुणों के हिसाब से हम इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग प्रकार के दोषों का प्रकोप करती है। इसमें आगे कुछ और टीका है तो आप पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये मैं चरक का रेफरेंस भी मैं खोल रहा हूँ 16वें अध्याय का, फिर मैं उसको भी आपको पढ़ के बताता हूँ जी। पढ़ लीजिए इसको मैडम, बहुत बढ़िया है। इसका संस्कृत टीका विनीता जी आप ही पढ़िए फिर, जी। प्रणाम सर, बिल्कुल। या आप पढ़िए मोनिका मैडम जी। प्रणाम सर। सर मैं पढ़ती हूँ सर। सर आवाज आ बढ़िया रही है ना? बढ़िया जी, हेलो। आ रही है, अच्छी आ रही है। जी जी।
मृदो भेदो विशेष कृष्ण पांडुरादि रादि तेन भिन्नो विशेषितो यो दोष तस्य वातोदे ज्ञानात्। सर इसमें बोला है कि मिट्टी के भेद विशेष जो कृष्ण पांडु आदि, कृष्ण मिट्टी पांडु आदि होते हैं, उनकी भिन्नता विशेष होती है और उनसे आदि दोषों के बारे में जानना चाहिए। मृत कषाया अनिल पित्त मधुरा पित्तम ऊषरा मधुरा कफम दूषित्वा। हृदय निदान स्थान अध्याय 13 श्लोक 13। मृत कषाया, इसमें ऐसा बोला, जो कषाय मिट्टी वो वायु का प्रकोप करती है, ऊषर मिट्टी पित्त का तथा मधुर मिट्टी कफ का प्रकोप कफ दोष को दूषित करती है। एव लक्षणात् दोषानुगमात भेषज योज्यम। इस प्रकार के लक्षणों के आधार पर दोषों के लिए भेषज का योजना करनी चाहिए। नैवमेव वृद्ध भक्षण मात्र विज्ञानेन मृत निर्हरण औषध च एतद विपरीतम एवत्येव ही। मतलब केवल मिट्टी भक्षण मात्र को जानकर मिट्टी को छुड़ाने के लिए उसके हेतु के विपरीत ही हमें योजना करनी चाहिए। यतो मृदा हेतु भूत्या य पांडुरोग उद्भूत तस्य मृत निर्हरण विपरीतमेव। जिस प्रकार से मिट्टी खाने से पांडु रोग का उद्भव होता है, उसी प्रकार मिट्टी को छुड़ाना मतलब उसका विपरीत जो है, मिट्टी को छुड़ाना उसकी चिकित्सा रहेगा। बहुत बढ़िया, सर ऐसा बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैडम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। तो ये अब इसका चरक का रेफरेंस भी मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे भी चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16वें अध्याय के 123वें सूत्र में अगर आप देखें तो वहां पे भी आचार्य चरक कहते हैं, यथा दोषम प्रकुवृत्तम भेषज्यम पांडुरोगिणाम क्रिया विशेष एषोस्य मतो हेतु विशेषतः। यानी कि दोषों के अनुसार पांडु रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और इस पांडु रोग में मिट्टी खाना एक विशेष कारण है। इसीलिए उपयुक्त हमें देख करके जो है वो अलग अलग यहाँ पे बताया है कि क्रिया विशेष, यानी कि उस प्रकार से हमें रस से भावित मिट्टी का प्रयोग विशेष रूप से इसकी चिकित्सा है। यानी कि शरीर का शोधन करने के बाद आप घृत सेवन करा के वातज पित्तज कफज पांडु रोग की जो भी चिकित्सा बताइए वही चिकित्सा करते हुए मृतिका भक्षण पांडु जन्य रोग की भी चिकित्सा करें, क्योंकि मिट्टी खाने से भी अल्टीमेटली दोषों का ही प्रकोप होता है। और जैसा कि बताया, कषाय मारुतम पित्तम उषरा मधुरा कफम, यानी कि इस प्रकार से बताया कि कषाय मारुत और उषर जो है वो पित्त और मधुर कफ, इस प्रकार से ये इसी प्रकार से पांडु रोग की वही चिकित्सा देनी है जो हमें दोषों के वातज पित्तज और कफज पांडु रोग की चिकित्सा दी है। केवल तीक्ष्ण वमन विरेचन और उपयुक्त 2 घृतों का प्रयोग जो अभी इस आचार्य चरक ने ऊपर बताया है, उनकी विशेष चिकित्सा यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो है इसका मैंने चरक का रेफरेंस भी यहाँ पढ़ के बताया, और अभी मैडम ने अभी इसकी टीका भी पढ़ी जी। और किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं इसमें जी, कोई और चर्चा करना चाहें? एक बार अगर दोनों घृत के नाम भी बता देंगे तो जो चरक में जी, यहाँ पे जो है वो घृत के जो यहाँ पे पहले ऊपर जो घृत के नाम बताए हैं, मैं एक मिनट देख रहा हूँ, यहाँ पे बताया है कि उपयुक्त 2 घृतों का। तो यहाँ पे उपयुक्त 2 घृतों में यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ऊपर जो है वो एक सूत्र है, ऊपर 121वां और 22वां सूत्र चरक आचार्य चरक ने कहा है, तद्वत केसर यष्टा पिप्पली क्षार सांग साध्वले मृद भक्षणाम आतुरस्य लौहल्यद्या निवर्तिना द्वेषार्थ भाविताम कामम दद्यात दोष नाशने विड़ग एलाति विषया निम्बपत्रेण पाठया वार्ता के कटुरोहिण्या कौटज मूर्व वपि वा नाकेसर मुलेठी पीपर यवक्षार दुर्वा की कल्क से चतुर्गुण गोघृत को और उसके साथ समभाग गोघृत गोदुग्ध से सिद्ध किया हुआ घृत सेवन करने से मिट्टी खाने वाली पांडु रोग की शांति हो जाती है। यदि रोगी जीभ की चंचलता के कारण
पांडु रोग के कारण होते हुए विंटी को खाना फिर भी नहीं छोड़ता है, तो मिट्टी से रोगी को द्वेष हो जाए, इसके लिए मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडु रोग को दूर करने वाले औषधियों के रस से भावना दी हुई मिट्टी ही खाने के लिए देनी चाहिए। और मिट्टी के दोषों को दूर करने वाले वायविडंग, अतीस, नीम की पत्ती, पाठा, बड़ी कंटकारी, कुटकी, इंद्रयव और मुरवा, इनमें से किसी एक अथवा 2-3 मिलित द्रव्यों से भावित मिट्टी खाने के लिए देना चाहिए। तो एक घृत का वर्णन तो यहाँ आया है, इससे ऊपर एक और घृत का वर्णन आया है जिसका कहा है व्योषम बिल्वम हरिद्रे द्वे त्रिफला द्वे पुनर्नवे मुस्तान्योरजः पाठा विडंगम देवदारु च वृश्चिकाली च भार्गी च सक्षीरेस्तै समय घृतम साधयित्वा पिबेदुक्तम नरो मृद दोष पीड़िता। कहते हैं कि मिट्टी का भक्षण करने वाले पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति को सौंठ, पीपर, मरीच, बेल की गूदी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, नागर मोथा, लौहरज, पाठा, वायविडंग, देवदारू, वृश्चिकाली यानी कि काकनासा या विश्वा कहते हैं, भारंगी और दुग्ध से पकाए हुए घृत का सेवन युक्ति पूर्वक करना चाहिए। ये 2 प्रकार के घृत यहाँ पर आए हैं। जी मैडम, ये आचार्य थैंक यू सर। चरक संहिता की आप रेफरेंस नंबर 119वां सूत्र और आप 121वां सूत्र देख सकते हैं। जी, आगे इस पे कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, इस पे कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह सकते हैं, बता सकते हैं आप। जी, नहीं तो आगे का सूत्र पढ़ते हैं फिर। चलिए मैडम, चरक का चैप्टर भी बोलिए, सूत्र आपने बता दिया, चैप्टर भी बता दीजिए। चैप्टर नंबर पांडु रोग चिकित्सा अध्याय 16वां अध्याय। हाँ, 16वां अध्याय खोलिए। 16वां अध्याय के 100 आप जो है वो 119वां सूत्र देखिए। 119वें सूत्र से लेकर के 100 तकरीबन 123वां सूत्र पूरी मृतिका भक्षण जन्य का पांडु रोग से ही संबंधित है। जी, अब आगे वाला सूत्र शायद कौन पढ़ेगा? मैडम पढ़िए, कोई पढ़िए, और भी पढ़िए। जैसे तिवारी जी आप नहीं पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। मौलिक सिद्धांत में तो अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, पढ़िए पढ़िए मैडम। जी सर। पढ़िए, अगला सूत्र पढ़िए। जी सर 85 नंबर ना? 85 है, 85 नहीं होगा। हाँ, दैट इज सामने शेयर किया हुआ है, देखिए आप। हाँ, जो शेयर है सामने उसमें तो कल का तो मुझे अलग याद 40 है। ऊपर ऊपर है ना, सबसे ऊपर सबसे ऊपर कामलायाम वाला तु पढ़ना है पितग्नम, आपको। अच्छा, ये वाला पढ़ना है। जी ओके ओके। कामलायम तु पितग्नम पांडुरोग अविरोधी यत, मतलब कामला रोग में पित्त शामक चिकित्सा करनी चाहिए जो पांडु चिकित्सा के विपरीत न हो। तो इसकी टीका तो है नहीं यहाँ पर। कोई बात नहीं, टीका आ जाएगी। तो कामला रोग में हमें पित्तग्न चिकित्सा करें, जो खासकर ये ध्यान रखें कि हम वो पांडु रोग में विरोधी ना हो, ये ध्यान रखते हुए। ऐसा क्यों कहा गया है शशि तिवारी जी? इस पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ये है कि पांडु कामला के जो हेतु होते हैं वो निदान तो हमेशा सेम होते हैं, और अधिकतर पित्तवर्धक आहार विहारों से ही रक्त प्रकोपित होता है, रक्त के प्रकोपक कारणों में आते हैं। बिल्कुल सही। पित्तवर्धक आहार विहार होते हैं, जैसे विदाही वगैरह, अन्न वगैरह है, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन पित्त शामक चिकित्सा तो करनी ही है। और पांडु के विरोधी नहीं हो, क्योंकि पांडु रोग में कई बार अगर हम देखें तो ये सब सारी चीजें, जैसे आपका स्वर्ण गैरिक वगैरह है, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर पांच भौतिक का हम थोड़ा सा लें तो उसमें पृथ्वी तत्व प्रधान चीजें भी देते हैं, या इसमें मृतिका जो होती है, कपाल जो होता है उसको गर्म करके उसका बुझाया हुआ पानी वगैरह भी पिलाते हैं, तो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं। बट कामली यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि कामला रोग में आप, ठीक है, आप पित्तग्न चिकित्सा तो करें, लेकिन वो ध्यान ये रखें कि वो पांडु रोग में विरोधी ना हो। विनीता जी आप एक्सप्लेन करिए मैडम। प्रणाम सर। सर कई बार मतलब जो पांडु रोग है ना, कफश पांडु भी होता है, तो ऐसा ना हो कि हम उसकी चिकित्सा करते समय हम पित्त को बढ़ा दें, क्योंकि कामला में स्पेशली पित्तग्न चिकित्सा ही होती है। मुझे तो सर यही लगता है। और कोई बताएंगे? मैंने कहा मैडम आप भी एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा थोड़ा, हम थोड़ा इस सूत्रों पे चर्चा भी करते हुए आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। जी जी मैडम। जी सर।
सर कामला में तो विरेचन पांडु कराते रोग हैं। में हम लोग, हाँ, कामला में विरेचन कराते हैं, और पांडु रोग में मृतिका भक्षण जन्य कामला में पांडु में विरेचन के लिए बोला है। बाकी सब में दोषों के अनुसार अनुसार ही चिकित्सा करने के लिए बोला है। तो उसमें सर जैसे जो वात पांडु वातिक पांडु में कल हमने पढ़ा था, तो उसमें यही बताया था कि हमें इस तरह की चिकित्सा देनी है जो किंचित स्निग्ध हो और उष्ण हो। तो उसमें उस तरह से, और हमने जैसे दाढ़ी वादी घृत की चर्चा की थी कि हमें वो देना चाहिए। तो सर कुछ चिकित्सा तो सेम रहेगी, लेकिन हाँ, कफज पांडु की जो चिकित्सा है वो और कामला की चिकित्सा ही आपस में सर हमें लगता है कि विपरीत जाएगी, क्योंकि इसमें पित्तशामक करनी है। और जो कफज पांडु है उसके अंदर हम लोग उस तरह की चिकित्सा, जैसे क्योंकि पित्त की चिकित्सा में हमें शीत वीर्य द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर हम कफज पांडु होगा उसमें भी उसकी चिकित्सा करेंगे तो वो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। वहीं पे से आता है। अदरवाइज पित्तज पांडु और वातज पांडु दोनों में ही स्निग्ध और वातज में उष्ण और पित्तज में शीत औषधियों से युक्त और या कटु औषधियों से युक्त घृत का प्रयोग, वहां पे तिक्त औषधियों से युक्त घृत का प्रयोग बताया था ठीक पित्तज है। पांडु में। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कोई कुछ और भी बताना चाहें। रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ बताना चाहेंगे, या मनीषा सिंह जी? चलिए तो ठीक है फिर। जी बताएंगे कुछ? शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं मुझे लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने इस प्रकार से ये सूत्र भी कंप्लीट किया। अब जो है 40 नंबर का सूत्र है, इसकी टीका पढ़ लीजिए। टीका, टीका कौन पढ़ेगा? पढ़िए, टीका पढ़िए मैडम। आज वो मैडम एक और वीना मैडम जी, आप नहीं पढ़ेंगी क्या आज? पढ़िए, म्यूटेड है वो। चलिए, हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। मैडम, पढ़िए। इसकी टीका, एक लाइन की टीका है, पढ़ लीजिए। संस्कृत टीका यहाँ सामने आ रही है, 100 लिखा हुआ देखिए। पथ्याशतक्वाथे उससे पहले ऊपर वाली लाइन, संस्कृत टीका। दो भेदो विशेष, यही वाला है सर। नहीं 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 नहीं, कामलायाम सर ये चिकित्सकनम कामलाया, इसके नीचे देखिए कामलया संस्कृति। कामलायाम तो पित्तघ्नम पांडुरोग विरोधी, यत पांडुरोग पांडुरोग विरोधी विरोधी यत। तद्देयम। हाँ, इसका अर्थ पढ़िए तो क्या मतलब है। वही अर्थ है जो अभी हमने पढ़ा, कि कामला की चिकित्सा करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो है पित्तज्ञ औषधि तो दे रहे हो, लेकिन वो औषधियां पांडु रोग के अगेंस्ट काम ना करे, पांडु रोग की विरोधी ना हो, ये है। अच्छा, इसका कोई मॉडर्न साइड से कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कोई? मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। अगर आप गौर से देखें तो पांडु जो है, हम लोग इसको एनीमिया से कोरिलेट करते हैं, और जो हमारी जो जॉन्डिस डेवलप होती है वो उसका सीधा रिलेशन है। अगर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन ही टूट करके जो है वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दोनों पिगमेंट बनते हैं। आप अगर गौर से देखें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी आप देखें तो जो है पांडु का सीधा कोरिलेशन जो है वो कामला से बनता है। और अगर हम एक की चिकित्सा कर रहे हैं, अगर हम केवल उसमें हम कामला को ट्रीट कर रहे हैं, यानी हम जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, कह सकते हैं, तो जॉन्डिस को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें अनीमिया का भी ध्यान रखना है उसमें, कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसका हीमोग्लोबिन का साथ में ध्यान रखना है। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो है वो आपने ये कई पेशेंट्स देखे होंगे जो एनीमिक होते हैं, और वो बिल्कुल उनमें भी इस प्रकार के उनके उनके कलर्स इस प्रकार से दिखते हैं, जैसे वो आपको कामला के रोगी उस प्रकार से दिखते हैं। तो ये वहां से भी आपको, मुझे लगता है कि ये कोरिलेट होता है इसका कहीं ना कहीं। रवि कुमार सिंह सर जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? जो कोई यहाँ पे इसको आ, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करे जी। चलिए ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। अगला वाला सूत्र जो है विनीता जी आप शेयर कर दीजिए। सर विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है। ये 40वां सूत्र है, पढ़िए, बहुत ही बढ़िया सूत्र है ये। जी सर। पथ्या शतरसे पथ्यावृंत अर्ध शतकल्कितः प्रस्थ सिद्धो घृत दुल्म कामला घृत घृताद गुल्म कामला पांडुरोगेन नुत। 100 हरणों का क्वाथ तथा 50 हरण वृंतों के कल्क के साथ एक प्रस्थ घृत का यथाविध पाक करें
तैयार हो जाने पर छानकर रख लें। यह घृत गुल्म रोग, कामला रोग तथा पांडु रोग को नष्ट करता है। बहुत बढ़िया। तो इसका 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 अभी 100 हरड़ के क्वाथ में हरड़ के 50 जो है वृंत, यानी कि आधा वृंतार्ध शत कल्किता, इनको सर ये आप कल बना वृंत के, मतलब डंठल होता है तो? हाँ डंठल डंठल, ठीक है ना, हरड़ के 50 जो डंठल हैं उसको कल्क करके एक प्रस्थ घृत से सिद्ध करें। और ये घृत जो है प्रस्थ सिद्धो घृताद गुल्म कामला पांडु रोग नष्ट, ये जो है घृत गुल्म कामला और पांडु रोग को नष्ट करता है। बहुत ही अच्छा एक योग है ये आप इसको कामला में भी दे सकते हैं, पांडु में भी दे सकते हैं, और गुल्म में भी दे सकते हैं। तो इसकी टीका टीका शेयर कर दीजिए मैडम मोनिका मैडम जी। चलिए मैं क्या नाम है, वंदना मैडम जी आप पढ़िए इसकी टीका, अगर कंफर्टेबल है तो शायद। मॉर्निंग की ड्राइव स्टार्ट करिए वॉक करने की। चलिए चलिए ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। कौन सा श्लोक है सर? ये पढ़िए मैडम, 40वें सूत्र की संस्कृत टीका पढ़िए मैडम। 40 की पथ्या शतका पथ्या शतक्वाथ। शतक्वाथ पथ्या वृंत पश्चात कल्की कृतो घृत प्रस्थ पक्व कामला कामलादिग्न। जी विनीता मैडम जी इसका अर्थ पढ़िए, बताइए। जी सर, जो पथ्या शत है, 100 जो हरण है उनका क्वाथ, पथ्या वृंत, पथ्या के जो डंठल हैं 50 लेके कल की कृत करके एक प्रस्थ घृत में पाक करना चाहिए। ये कामला आदि को मतलब उनको नाश करता है। जी जी जी। यहाँ पे रवि कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि कौन कौन से स्रोतस इन्वॉल्व होंगे इसमें कामला रोग में, तो कौन एक्सप्लेन कर, तो रवि कुमार जी आप ही एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा जी, हम आपका एक्सप्लेनेशन इनपुट चाह रहे हैं थोड़ा। शायद आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। अभी इस पे आगे चर्चा होगी जी, बोलिए। जी सर, मेरा सवाल है। हाँ पूछिए, जी बताइए। सर, मेरा सवाल है सर, यही है। कामला में कौन से स्रोतस इन्वॉल्व होंगे? जी जी जी। जी सर रस रक्त होगा ना, पांडु हाँ, रोग तो क्योंकि ये इसमें रस रक्त दोनों ही जो है हमारी क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो रस और रक्त दोनों ही आपस में, दोनों का ही अगर देखें तो रसवाही स्रोतस और रक्तवाही स्रोतस दोनों का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसीलिए हमें चिकित्सा करते समय भी ये ध्यान रखना है, साथ साथ धातुओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर साहब कहा है कि दोनों का लगभग लगभग हेतु एक जैसा है, अभी चर्चा हुई थी। तो हेतुओं को हेतु की विपरीत चिकित्सा देते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक को ठीक कर रहे हों और दूसरे को हम दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हों। ये भी बहुत स्मार्टली हमें इसको ट्रीट करते समय इस बात का ध्यान सर रखना है। स्टार्टिंग में बताया ना, पांडु ये रसज ही व्याधि है। जी तो रस मतलब रस ही जो प्रीणन करता है, वो पहला धातु ठीक नहीं है, क्योंकि रक्त हाँ, उत्तर धातु ठीक नहीं हो, तू इसलिए रस प्रधान चिकित्सा करनी पड़ेगी पांडु में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो रस से ही आगे रसाग्नि के द्वारा पाक होगा तो फिर रक्त धातु बनेगी, फिर रक्त से रक्ताग्नि के द्वारा फिर मांस धातु बनेगी। तो जब रसाग्नि ही रस का ठीक से पाक नहीं करेगी तो उत्तरोत्तर धातुएं सही से नहीं बनेगी। इसीलिए देखा कि कामला और पांडु ये दोनों भी आपस में संबंधित हैं। थोड़ा बहुत मैंने उसका मॉडर्न एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया, लगभग लगभग जो मिलता जुलता है। तो ये हमने ये वाले सूत्र पढ़े। चलिए। सर विपरीत चिकित्सा से संबंधित ये है कि यदि पित्त प्रधान है तो हमें विरेचन देना है, तो उसको ये कंडीशन देखते हुए कि कितना क्रश है या बलवान है, उसके अकॉर्डिंग हमको विरेचन देना है। यदि क्रश है, एनीमिक ज्यादा है और हम विरेचन ज्यादा दे दिए तो वो फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल, बल और और अबल का भी ध्यान रखना है। जी जी सर। ठीक है। तो बहुत अच्छी चर्चा हो गई, इस तरह से चर्चा करने से कुछ न कुछ नई चीज निकलती है। और अभी आपने योग पढ़ा था, उसमें 100 हरड़ के क्वाथ में हरड़ के 50 वृंत के कल्प करके एक प्रस्थ घृत सिद्ध कर, घृत को गुल्म कामला और पांडु रोग के नष्ट करने वाला होता है। अब जो है 41वां सूत्र है, ये पढ़ सर ये जो हम लोग विरेचन वगैरह देते हैं ना इसमें, तो हम ये वाली घृत प्रयोग कर सकते हैं। जी ये हाँ, हम तो आपकी आवाज थोड़ी सी हूम कर रही है, आप शायद मॉर्निंग वॉक कर रही है मैम।
स्पष्ट नहीं, नहीं वो आ रहा। एक्चुअली वो लगा हुआ है ब्लूटूथ। अच्छा मैं कह ब्लूटूथ। रही हूँ कि जब हम स्नेहपान कराते हैं अब आया। विरेचन करने के पहले पहले तो बल देख लें कि वो हम्म। तो देखते ही हैं, बिना बलहीन का कभी कोई पंचकर्म होता ही नहीं है, ये वाला विरेचन और वमन स्पेशली। तो उसमें जो हम लोग घृत कल्पना देते हैं उसके लिए पेशेंट को स्नेहपान के लिए, उसमें से भी हम इसमें से भी चूज कर सकते हैं, ये कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल चूज कर सकते हैं, जो यहाँ घृत बताए हैं विभिन्न प्रकार के घृतों जी का हम प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने भी अभी 2 घृत मैंने भी पढ़ के बताए थे चरक चिकित्सा स्थान से, हम उन घृत का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक और बात। कुल मिला के आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ, पूरा चरक और वो सब पूरा पढ़ते हुए व्यापक, जी बहुत अभी ही बढ़िया। अभी अभी एक सूत्र और पढ़ेंगे, तो 41वां सूत्र कौन पढ़ेगा? एनीबडी एल्स? कोई और पढ़िए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सर, मैं अश्विनी पढ़ूं? जी, हाँ हाँ सर, पढ़िए ना मैडम, अरे हम तो चाहते हैं सब पढ़ें। जी जी पढ़िए। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। 40वां ना सर? हाँ 41वां 40वां हो अच्छा, गया। 40। हाँ तो 40, हाँ ठीक है, ठीक। आरगवदम रसेन क्षो वीर आरगवदम रसेन क्षो विदार्या मलकस्य वा स त्रयुष्णं बिल्वमात्रं पाययेत कामलापहम्। नहीं बहुत अच्छा पढ़ा। अम्लतास, हाँ, अम्लतास का गुदा 1 पल, उसमें शोंठ मरीच पिपली का चूर्ण 1 माशा मिलाकर ईख के रस, विदारीकन के स्वरस अथवा आंवला के रस के साथ रोगी को पिलाए। यह योग कामला रोग को नष्ट करता है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। तो यहाँ गन्ने का रस है, विदारी का रस है, आंवले का रस है, इनसे त्रिकटु और अमलतास को 1 पल की मात्रा में मिला करके हम जो है कह रहे हैं कि आप इसको रोगी को पिलाएं। ये योग सर, कामल। जी। हाँ सर, मतलब ये अम्लतास मतलब ये विरेचन करेगा ना, सूंठ अम्लतास मरीच की। सुख विरेचक है, कैसिया हाँ, फिस्टुला, है दीपन ना। पाचन है, सौंठ ये मरीच इकरस, पिपल जो है वो दीपन पाचन करेगा। और गन्ना इकरस भी विरेचन करेगा ना सर? हाँ जी, हाँ गन्ने का रस भी, इक्षु रस भी आपको एक प्रकार से विरेचन भी करेगा, साथ साथ ये आपको पित्त का शमन भी बल को भी ग्रहण भी का करेगा सर। प्रंगण भी करेगा ये, हाँ, है ना, प्रीणन प्रंगण। पित्त का शमन करेगा सर, और प्रीणन विदारी पित्त। कंद भी देखिए आप, तो ये कितना हाँ, बढ़िया योग है। ये अभी जो मस्त है। ऊपर चर्चा कर रहे थे हम, वो सारी चीजें, एक का काम दूसरे का काम, सबका काम मिलकर के इसकी चिकित्सा करने का ये योग बेहतरीन योग है। इसका हम लोग प्रयोग करा सकते हैं। तो ये कामला में जोशी सर, करते भी हैं हम लोग इसका प्रयोग। जी राजेंद्र सिंह जी बोलिए सर। जोशी सर, गुरुजी जी। बताते थे भी जो औषध मतलब टट्टी पेशाब लाए ना, उससे मतलब पीलिया ठीक होता है, जॉन्डिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बड़ा जैसे 1000 शब्दों की जगह 2 शब्दों पर उन्होंने निचोड़ निकाल दिया था। बिल्कुल, और हमारे यहाँ घर में भी जब मुझे याद है एक बार मुझे जॉन्डिस हुआ था, तो माँ जो थी वो कमल गट्टा और हाँ गन्ने जी, का रस, मतलब हाँ जी। गन्ना मतलब लेके आती थी, गन्ना जो है बाहर से, और उसका रस हम लोग चूसते थे, मतलब वो वाला नहीं। चूसना होता है सर, रस नहीं हाँ पीना, हाँ, चूसना है। चूसना है उसको, उसको हाँ, चूसना है, गन्ने को चूसिए। आप तो पहाड़ों में उसको रात को बाहर रख देते, ओस पड़ जाए और ठंडे हो हाँ जाती है और तसीर उसकी बहुत और ये, बढ़िया। तो इसका प्रयोग हम लोग कराते थे वो इस प्रकार से जॉन्डिस में, तो कामला में, हाँ जिसमें, जी, हाँ जी। तो ये इसी प्रकार से हम लोग इस योग में सब कुछ मिला हुआ है। सुख विरेचक औषधि अमलतास का गूदा भी है, दीपन पाचन के लिए सौंठ मरीच पीपली भी है, और साथ में गन्ने का रस और विदारी कंद के स्वरस, और आंवला, आंवला तो अपने आप में ही एक रसायन औषधि है। यह रोग कामला रोग को नष्ट करता है। 41वां सूत्र बड़ा अच्छा है, तो मुझे और लगता है इसमें कि ये, ये सब जो बताए हैं ना, ईख का रस, विदारी कंद और आंवला, सर ये अगर हम मॉडर्न के हिसाब से भी देखें तो आयरन रिच है सर ये सब। यस यस यस, मैं वही हाँ, कह रहा आयरन था के कि जो सोर्स हैं। पांडु है और कामला है, अगर आप मॉडर्न के हिसाब से भी देखें तो ये आपस में मिले हुए हैं। हीमोग्लोबिन के अत्यधिक डिस्ट्रक्शन से जो है वो, हीमोग्लोबिन का जो डिस्ट्रक्शन है उससे बनने वाले हैं बाइल के जो पिगमेंट्स हैं, बाइल वर्डिन और बिलिरुबिन। तो ये जो उसका जो पिगमेंट है, वही पिगमेंट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो एक लेवल से ऊपर चला जाता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं, तो अल्टीमेटली ये बाइल पिगमेंट्स का बनना
अपने आप कम हो जाता है। तो इसीलिए इसकी चिकित्सा में आयरन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के बनने में जो हीम पिगमेंट है वो आयरन उसका मेन जो है इंग्रेडिएंट है, मेन केमिकल है उसका। तो अगर हम इसको मॉडर्न तो से भी देखें तो ये सारे द्रव्य जो हैं वो आयरन रिच्ड हैं, बल्ले भी हैं, विरेचक भी हैं, अभी और दीपक पाचक, दीपन पाचन भी। जी सर वो रज्जक पित्त स्थान है, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ, कृत जो वो है वो रंजक पित्त का स्थान है। और हमारे यहाँ इसी को रंजक पित्त कहा गया है, जो रंजन करे, कलर यानी हीमोग्लोबिन, जो बाइल का कलर है, ये सब रंजन पित्त के कार्य हैं, रंजक पित्त के कार्य हैं। और रंजक पित्त के कार्यों में भी ये हमको उसको भी करेक्ट करती है ये औषधि। जी गुरु जी बहुत बढ़िया। बोलते थे वो भट्ठी वो है जो खून का रंग लाल करती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए तो पहली। जी 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 बोलिए। सर और एक पॉइंट है जो है ना, हमारा जो अवस्था पाक रहता है ना, मधुर अम्ल कटु, वो अम्ल अवस्था पाक भी जो ठीक नहीं है, इसलिए जहाँ पित्त की उत्पत्ति होती है यस सर उधर यस, वो ठीक करना चाहिए। मतलब हमें ग्रहणी पे जो काम करना है तो वो बहुत बढ़िया। अवस्था पाक है, वो ठीक करना पड़ेगा यानी उधर। कि जो भोजन की जो अवस्था आहार की जो अवस्था हाँ पाक की स्थिति है, जब आप चूंकि प्रारंभिक पाक में तो कफ, मध्य पाक में जो पित्त, और अंत में वात, तो पित्त का जो स्थान है उसकी भी चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर मैडम ने बताया, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो वरना सर मोनिका कामला मैडम। में सर कामला में इसका मतलब ये कि अन्वय स्रोतस का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कि अन्न व स्रोतस का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही, क्योंकि आप हाँ अगर गौर से देखें तो रस धातु, रस और वह स्रोतस की दृष्टि हो रही है। निश्चित रूप से रसाग्नि यानी कि सबसे पहली जो है अग्नि हमारी जठराग्नि, उसका भी संबंध है। इसीलिए तो हमने दीपन पाचन औषधियों का भी प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। इसलिए हमें अग्नि का भी ध्यान रखते हुए, रस व स्रोतस का ध्यान रखते हुए, हमें बल अबल का भी ध्यान रखते हुए, और हमें ये भी ध्यान रखते हुए कि कामला की चिकित्सा कर रहे हो तो पांडु रोग के विरोध न जाए वो। इन सब आज का जो समरी है हमारा, पूरे सब जो हमने पढ़ा, इस प्रकार से हमें औषधियों का, विभिन्न औषधियों में से हमें इन औषधियों का चयन करना चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का। आज का 7:30 बज चुके हैं। मोनिका मैडम जी, आप हरिहर सर जी का भी नमस्कार सोमनाथ से। बहुत ही बढ़िया, हमारे पास इतने दिव्य दिव्य जो है आत्माएं हैं, जो कोई सोमनाथ से जुड़ती हैं, कोई बनारस से जुड़ते हैं, कोई पंजाब से जुड़ते हैं। हरिहर सर जी को भी प्रणाम बहुत बहुत। आप बहुत ही, आप भी बहुत पुण्य आत्मा हैं जो भगवान सोमनाथ की नगरी में हैं आप। जरूर आप हमारे आयुष दर्पण के पाठक जो हैं, दर्शक या जो भी सुन रहे हैं, वो कभी जाएं सोमनाथ तो डॉक्टर बीबी हरिहर सर जी से जरूर मिलें। वो आपको पूरा घुमाएंगे वहां पे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। जी अभी हमारी दंडवत तो कर ही दें सब लोगों की। प्रणाम रिया सर। तो इन्होंने सर हमको सभी को अश्विनी प्रणाम, आप सभी को। तो ये बिल्कुल आपको ऐसी धार्मिक नगरी के पास है, जब भी आप कभी जाएं। सर बहुत बुजुर्ग हैं और काफी सीनियर हैं और काफी हेल्पफुल हैं, ऐसा मेरे को, मैंने देखा है। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत। मोनिका मैडम जी, अब इसका समापन करिए भगवान शिव के स्रोत के साथ, स्तोत्र के साथ। जी थैंक यू सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभूत्यात्मकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालम्
प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्तोषमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। प्रणाम आप सभी को। आज हरिबोधिनी एकादशी भी है आज, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप तुलसी विवाह, यहाँ उत्तराखंड में इगास और बगवाल नाम का एक लोकल त्योहार भी होता है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज हमारे यहाँ उत्तरकाशी में जो टनल में फंसे हुए मजदूर थे वो भी बाहर आ चुके होंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सर।